नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज पे। वो जीके का फाउंडेशन कोर्स 2022 इंडियन पॉलिटी। आज आपका दूसरा क्लास है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा क्या था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? भाग एक, संविधान का भाग एक। इसमें क्या था आपका? भारतीय संघ एवं उसके राज्य, भारतीय संघ एवं उसके राज्य, उसके राज्य, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक था आपका? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या था? आर्टिकल 1 क्या कह रहा है आपका कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और यह टूटकर अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये आपकी भारत से बाहर की बात करता है, भारत से बाहर की बात करता है। कहने का मतलब कि कोई विदेशी देश भारत में मिलना चाहता हो, भारत में मिलना चाहता हो तो संसद उसे मिला लेगी, तो संसद उसे मिला लेगी, ठीक है, मिला लेगी। हो गया आपका इतना। आर्टिकल 1 क्या है आपका? भारत राज्यों का संघ है, यह टूटकर अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2 आपका, ये आपका आर्टिकल 2 है जो ये भारत से बाहर की बात करता है, ठीक है, कि कोई विदेशी जो राज्य है, कोई विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे मिला सकती है, ठीक। आर्टिकल 3 आपका देख लेते हैं। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 दोस्तों ये भारत के अंदर की बात करता है, भारत के अंदर की बात करता है। कहने का मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्यों के नाम व क्षेत्र में परिवर्तन, भारत के राज्यों के नाम व उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। हो गया आपका। तो आर्टिकल 3 आपका क्या कहता है कि संसद अगर चाहे तो भारत के किसी राज्य के नाम व उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। और 4 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 में आपका कहा गया है कि अनुच्छेद 2
अनुच्छेद 2 और 3, सॉरी, अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए, एक सेकेंड, अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। और इसको पारित करने के लिए आपका 50% प्लस 1 सदस्य की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब क्या है, समझा दें आपको कि अनुच्छेद 2 और 3 में आपका है क्या। अनुच्छेद 2 में आपका कि भारत में अगर कोई विदेशी राज्य मिलना चाहता है, ठीक है, या भारत की संसद किसी विदेशी राज्य को मिला रही हो, या भारत के राज्यों का नाम वो उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर रही हो, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, 368 से बाहर रखा जाएगा। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था और यहीं से आपका भाग 2 चालू होगा। भाग 2, भाग 1 आपका खत्म हुआ था 1 से लेकर 4 तक, और ये आपका शुरुआत होगा 5 से 11। भाग 2 में क्या है देख लेते हैं। भाग 2 में आपका नागरिकता, और ये आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। ठीक है। ठीक है। मान लीजिए कोई नागरिकता, पहले समझते हैं आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए कोई देश है और उस देश में होती है जनसंख्या। ठीक है। और उसी जनसंख्या को हम लोग यहाँ पर विभाजन करते हैं। पहले में तो आपके पहले में आपका नागरिकता आ जाएगा। नागरिकता कहने का ये मतलब ये है कि जनसंख्या है तो उसमें आपके कई प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो जिस देश की जनसंख्या है उस देश के नागरिक, और उस देश में विदेशी भी हो सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए विदेशी कोई या पढ़ने वढ़ने आया हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, या बिजनेस के उद्देश्य से। और आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरे में वो लोग आ जाएंगे जैसे जिनका मतलब कि किसी भी देश में उनकी नागरिकता नहीं है, वैसे लोगों को कहा जाता है राज्य विहीन। इन्हीं लोगों को हम लोग शरणार्थी भी कहते हैं। शरणार्थी। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं नागरिकता आखिर कहते किसे हैं। नागरिकता या नागरिक। सिटीजन।
तो ये किसी भी देश के वैधानिक वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये किसी भी देश के वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होते हैं, मतलब स्वीकृति इन लोगों को प्राप्त होता है, स्वीकृति प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि इन्हें उस देश द्वारा समस्त राजनैतिक सामाजिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए भारत का नागरिक है तो वो आपका मत डाल सकता है कहीं भी, या किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब है उसे अप्लाई कर सकता है। ठीक, ये सब विदेशियों के लिए नहीं है। अगर आप भारत के नाम, यही तो पूछता है आपका, जैसे आप कोई फॉर्म डालेंगे तो उसमें देता है कि क्या आप मतलब कि भारत के नागरिक हैं। ठीक है, नहीं तो आप कहीं भी किसी चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो वहाँ एक आपकी शर्तें रहती है कि इसमें चुनाव में खड़े होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, विदेशी समझ लेते हैं। विदेशी आखिर होते कौन है? किसी देश में अगर कोई विदेशी रह रहा है तो उसे हम लोग कैसे देखेंगे? तो विदेशी आपके होते कौन है? ठीक है, देख लेते हैं। विदेशी जो किसी ये जो होते हैं विदेशी, ये किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, ये किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, अन्य देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपके दो तरह के जो होते हैं, इसमें विदेशी दो तरह के आपके होते हैं। ठीक, पहला आपका मित्र देशी विदेशी। ठीक है, मित्र देशी विदेशी, देशी विदेशी। कहने का मतलब कि जो भारत का मित्र या किसी भी देश का मित्र हो वो वहाँ के नागरिक को ये कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे कोई रसियन है तो उसे हम लोग मित्र देशी विदेशी में उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, और एक आपके होते हैं शत्रु देशी विदेशी, शत्रु देशी विदेशी, जैसे आपके बगल वाले टी ए के, कितने लोग तो और जोड़ देते हैं। PK, साहिल सर क्या जोड़ते हैं? पाकिस्तान जोड़ो। PK हम कुछ और जोड़ते हैं क्या? चलिए छोड़िए, नहीं ठीक। तो मित्र देशी विदेशी पहले ये देख लेते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये मित्र देशी विदेशी लोग, इन्हें कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये भारत में ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। और वहीं आप शत्रु देशी, आपने शायद ही किसी पाकिस्तानी को भारत में देखा हो कोई काम करते हुए। ठीक है, तो ये आपका हो गया विदेशी। अब देख लेते हैं हम लोग का क्या बच गया था, राष्ट्रविहीन मतलब शरणार्थी।
राज्य विहीन, इन्हीं को हम लोग शरणार्थी भी कहते हैं, शरणार्थी। ठीक है, तो इन्हें समझ लेते हैं। ये किसी भी देश के वैधानिक नागरिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि ये किसी भी देश के नागरिक नहीं होते हैं। ठीक, इनका ना ही कोई घर द्वार कुछ नहीं। ठीक है, ये किसी भी देश के वैधानिक नागरिक नहीं होते हैं, वैधानिक नागरिक नहीं होते हैं। जैसे आपके लाखों रोहिंग्या जो इस समय भारत में आए हुए हैं, और म्यांमार से ये लोग आए हुए हैं, तो म्यांमार कहता है कि नहीं ये भारत के नहीं है, मतलब म्यांमार कहता है कि नहीं ये हमारे यहाँ के नहीं है, और भारत कहता है कि नहीं ये हमारे यहाँ के नहीं है। ठीक, और इन जो ऐसे लोग होते हैं, इनकी कोई भी देश जिम्मेवारी नहीं लेता है। ठीक है, कोई भी देश जिम्मेदारी नहीं लेता है इनके स्वास्थ्य की। ठीक, इनके स्वास्थ्य या इनका जो शिक्षा दीक्षा पढ़ाई से लेकर आपका जो इनके फ्यूचर का कोई भी देश हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो तो साफ कहेगा कि नहीं हमारे देश के जब नागरिक है ही नहीं तो हम भैया क्यों ले इसे। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से दी गई है। भारत के जो लोग हैं उनको नागरिकता कैसे प्रदान की गई है। ठीक है? नागरिकता, तो इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नागरिकता आपका दो तरह से, एक तो आपका संविधान द्वारा, एक आपका कानून द्वारा। तो ये मतलब किसके लिए था देख लेते हैं। संविधान द्वारा, तो संविधान के लागू होने पर कौन नागरिक होगा, मतलब कौन कौन नागरिक होंगे। जब संविधान लागू होगा तो इस समय भारत में किनको नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने पर कौन नागरिक होगा, कौन से लोग नागरिक होंगे। ठीक, कौन नागरिक होगा। और एक आपका था कानून द्वारा। ये संसद, कहने का मतलब आपको थोड़ी पहले लिख लें उसके बाद समझाते हैं आपको बढ़िया से। संसद द्वारा, ये आपका संसद द्वारा तय किया जाएगा, कहने का मतलब कि मान लीजिए संविधान तो लागू हो गया, तो संविधान बस इसी बात का व्याख्या करता है कि जो संविधान लागू हो गया, इस समय जो रह रहे भारत में लोग हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, ये उनकी बात करता है। और जो भविष्य में लोगों को नागरिकता दिया जाएगा उन सब की बात नहीं करता है। ये साफ साफ लिख दिया गया है कि आने वाले समयों में जो भी संसद, उस समय की जो संसद होगी वो नागरिकता पर कानून बनाएगी। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, आगे आपको आ जाएगा। ठीक, आर्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब आर्टिकल। ये आपका आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 5,
ये आपका अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता, ठीक है। कहने का मतलब कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन व्यक्ति नागरिक बना, ठीक। संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता, होने पर नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो उस समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। तो इसमें आपका तो वह व्यक्ति जो भारत में, मतलब वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने पर भारत में निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी थी। तो चलिए पहले देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। अगर कोई नोट्स बनाना भी चाहे तो भाई बना सकते हो, ठीक है। वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने पर भारत में निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी दिया गया। शर्तें आपकी क्या थी कि वह व्यक्ति जो निवास, मतलब कहने का मतलब कि वह व्यक्ति जिसको नागरिकता प्रदान करना है, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। ये आपकी पहला शर्त है आपका। उसका जन्म भारत में होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, भारत का रहने वाला है, ठीक है, इंग्लैंड में मान लीजिए नौकरी कर रहा है, तो उसका कोई बच्चा है, वहीं पे वो जन्म लेता है, ठीक। तो इसका मतलब कि उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपका ऐड किया गया, या कहने का मतलब उसका जन्म भारत में होना, मतलब कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं है तो उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। एक सेकंड, उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आपका एक मैटर फंस गया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ब्रिटेन में नौकरी कर रहा है, ठीक है, वहीं पे उसने शादी कर ली, तो जो जिससे शादी किया है वो तो भारत का नहीं है, जो वो महिला है वो तो भारत की नहीं है, वो तो आपकी ब्रिटेन के रहने वाली है। और इसमें कहा गया है कि उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और ऐड किया गया, एक और चीज़, कि उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म आपका भारत में होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका और शर्त है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसमें, नोट करना हो, किसी को नोट करना है तो भाई नोट कर लेना, थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा इरेज कर दें इसमें। और इसमें एक और आपका जोड़ा गया शर्त कि
यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, कहने का मतलब कि संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और वहाँ से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, कहने का मतलब कि 1945 से अगर भारत में रह रहा हो तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान लागू होते ही उसको नागरिकता दे दी जाएगी। क्या था आपका नेक्स्ट? यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, ठीक 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, ठीक है, हो गया आपका। एक बार और देख लेते हैं कि इसमें जो है संविधान जब लागू हुआ उस समय के लोगों की नागरिकता की बात करता है, ठीक है, कि जो उस समय भारत में जो लोग रह रहे थे वो क्या उनकी शर्तें होंगी नागरिक होने के लिए, ये अनुच्छेद आपका 5 उसके संबंध में बात करता है, ठीक है। हो गया आपका इतना। अब अनुच्छेद 6 आपका देख लेते हैं, आर्टिकल 6 क्या कहता है। इसको पूरा मिटा दें। आर्टिकल 6 दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ये उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये उसके संबंध में बात करता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से, क्योंकि उस समय आपका भारत 2 भागों में बंटवारा हुआ था, ठीक है, तो जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता था, जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहता था, वो जा सकता था। तो इसी संबंध में बात किया गया है। ऐसे व्यक्ति गला फंस रहा है, एक सेकंड। तो ये आपका आर्टिकल 6 बात करता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हों उन्हें नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, ये उसके संबंध में बात करता है। लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता कैसे दी जाए, उन्हें नागरिकता कैसे दिया जाए, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट, कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ गया हो, कहने का मतलब कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है, अगर वो भारत आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वो आ जाता है तो भारतीय संविधान लागू होने पर वह अपने आप, मतलब कि जब आपका संविधान लागू होगा तो वह नागरिक बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर पाकिस्तानी कोई व्यक्ति है, भारत आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ सकता है, ठीक, मतलब 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ गया हो, ठीक, मतलब उसके बाद नहीं, उसके पहले आ गया हो तो संविधान लागू होते ही उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से
पाकिस्तान से भारत में 19 जुलाई 1948 से यदि पूर्व 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है, पूर्व आ जाता है या आ गया हो, तो वह भारतीय संविधान लागू होते ही, भारतीय संविधान लागू होते ही उसको नागरिकता मिल जाएगी। लागू होते ही वह भारत का स्वतः नागरिक बन जाएगा। नागरिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कहने का मतलब यदि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति अगर भारत आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ जाता है तो संविधान जब आपका लागू होगा तो उसी के साथ आपका वो नागरिक बन जाएगा भारत का। और पॉइंट 2 दूसरा आपका क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसको कैसे नागरिकता दिया जाएगा, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उन्नीस जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आता है तो उसे कैसे नागरिक कहा मतलब नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे आपका, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आता है तो भारत में एक पंजीकरण विधि लाई गई, मतलब पंजीकरण तरीका एक लाया गया था कि उसे अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आता है, ठीक है, तो उसे पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, तो उसे पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाना होगा। ठीक, और पंजीकरण करवाने के पश्चात वो जब भारत का संविधान जब मतलब 26 जुलाई 1950 को जब आपका संविधान लागू होगा तो उसी के साथ ये आपका नागरिक बन जाएगा। ठीक है, और पंजीकरण आपको तभी होगा जब भारत में 6 महीने आपको रहना होगा। मतलब भारत में 6 माह से रह रहा हो, उसके बाद ही आपका पंजीकरण होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? तो क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 6 कि यदि मतलब कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आता है, ठीक है, एक सेकेंड, क्या कह रहा है आपका, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पूर्व आता है तो वह भारतीय संविधान लागू होने पर वह नागरिक बन जाएगा। कहने का मतलब है कि 19 जुलाई 1948 के अगर वो पहले आ जाता है, ठीक, तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, और एक आपका पंजीकरण वाला विधि है, 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आता है तो उसे 6 माह भारत में रहना होगा और उसके बाद उसका पंजीकरण होगा और संविधान लागू होते ही वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं तक रहने देते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।